हेलो बच्चों, नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। सामान्य हिंदी से बहुत ही उपयोगी टॉपिक रहेगा समास। समास को आज पूरी तरीके से हम लोग जड़ से ख़त्म कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डन, ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आगामी समय में, दूसरा जिन भी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है और टॉपिक पूछा जाता है समास, तो इस वीडियो से बाहर मुश्किल ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरी तरीके से फुल वॉच करिए, अंत तक देखिएगा। जो लोग अगर आज देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाद में भी आप लोग इसे देख सकते हैं कभी भी जब आपका मन करे। देखिए, समास का सबसे पहले हम लोग अर्थ जानते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहा जाता है। समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। जब कोई चीज़ शॉर्ट में लिख दी जाए, जैसे बैल के लिए गाड़ी को हम लोग लिख देते हैं बैलगाड़ी शॉर्ट में, तो समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण भी होता है, संक्षेपीकरण भी होता है, संक्षिप्तीकरण भी होता है। समास का शाब्दिक अर्थ योग भी होता है, मेल भी होता है, संचय भी होता है, संग्रह भी होता है। इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन बना के दे देगा, आपसे पूछेगा समास का शाब्दिक अर्थ, और इस वाले के आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेपीकरण भी होता है, संक्षिप्तीकरण भी होता है, योग भी होता है, मेल भी होता है, संग्रह भी होता है। समास की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहा जाता है। और अगर हम लोग समास विग्रह की बात करें तो इन परस्पर संलग्न शब्दों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वह विग्रह कहलाती है। याद रखना, योग है तो समास है, अगर अलग हुए हैं तो विग्रह है। अब मैं यहाँ डेफिनेशन से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक जो नया शब्द बनता है और जो सार्थक शब्द बनता है वही समास कहलाता है। डेफिनेशन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करता है तो उस नए शब्द को ही समास कहा जाता है। नए शब्द को समास कैसे? जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बोलूँ, बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। अब इसमें दो शब्द आए, एक बैल, ये आपका पूर्व पद हो गया, उत्तर पद हुआ गाड़ी। समास में दो ही पद होते हैं, एक पूर्व एक उत्तर, ठीक है। तो इसने जोड़ दिया बैल के लिए गाड़ी को यहाँ बैलगाड़ी से, बैलगाड़ी, ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा बैलगाड़ी। तो ये शॉर्ट में लिख दिया, यही तो समास है। जब बड़े को छोटे रूप में लिख दिया जाए तो समास कहलाता है दोस्त। आगे यहाँ एक और डेफिनेशन समझिए दूसरे शब्दों में, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या जोड़ या योग को समास कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, समास की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। देखिए, समास में होता क्या है? समास में दो शब्द परस्पर पास लाए जाते हैं। दो शब्द कहाँ? पास पास लाए जाते हैं। पास पास, कंपनी भी है पास पास, याद रखना। नौकरी नहीं लगी तो पास पास कंपनी में ही, है ना। पुलिस में नौकरी नहीं लगी तो पास पास कंपनी में ही नौकरी मिलेगी, आपको याद रखना ये चीज़। तो सम का मतलब होता है अच्छी तरह, परस्पर। आंसू का मतलब होता है बैठाना। तो समास का तोड़िए, सम प्लस आंसू में टूटता है, ये सम प्लस अश्रु में टूटता है। तो सम का मतलब होता है अच्छी तरह या परस्पर, अश्रु का मतलब होता है बैठाना, है ना। अर्थात समीप लाना, परस्पर योग करना, बैठाना। जैसे घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी क्या है? एक समास है, लेकिन इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? घोड़े के लिए गाड़ी, या घोड़े के लिए गाड़ी गलत, घोड़े की गाड़ी। घोड़े की गाड़ी में तोड़ोगे, घोड़े के लिए नहीं वो गाड़ी आपके लिए है ना। संप्रदान तत्पुरुष नहीं है, ये संबंध तत्पुरुष है, घोड़े की गाड़ी। लेकिन घोड़ा गाड़ी, घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, ऐसे संबंधित है, ये याद रखना, है ना। इसे पास बैठाने की जो विधि है ना, जैसे भोरा बोला है, ये तो है घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, इसे समास बना दिया घोड़ा गाड़ी। सिंपल बोल दिया घोड़ा गाड़ी, ये समास है। और ये यहाँ पे इतना जो पद है ये विग्रह हुआ है ना। घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, या घोड़े की गाड़ी, ऐसे भी बोल सकते हो। तो इन्हें पास लाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ समास के उदाहरण है, रसोई के लिए घर। रसोई पूर्व पद, है ना,
घर उत्तर पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। अब इसे बोल दिया समास में हमने रसोई घर। ये रसोई घर क्या है? ये समास है, याद रखना समास। और ये रसोई के लिए घर जो लिखा हुआ है ये समास का विग्रह रूप है, अलग रूप जो कर रखा है। राजा का पुत्र ये समास विग्रह है, अलग अलग है, लेकिन जब इसे समाप या समास या संक्षिप्तीकरण करेंगे इसका, तो राजपुत्र लिख जाएगा। राजा का पुत्र का वर्ड आया है, संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए अब आप लोग एक चीज नोट करिएगा, समास के बारे में एक सूक्ति प्रसिद्ध है। कौन सी सूक्ति है जो समास के बारे में प्रसिद्ध है? वो है वंदो द्विगुरपि चाह मगदेहे नित्यम भवी भाव तत्पुरुष कर्म धार्य ये नश्या बहुब्रीहि। तो इम्पोर्टेंट ये यूपीएसआई एग्जाम 2021 में पूछी गई है कि समास के बारे में कौन सी सूक्ति प्रसिद्ध है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये सूक्ति फेमस है जो मैंने स्क्रीन पे शो कराई है, चाहो तो लिख लेना। अब यहाँ बात करते हैं समास में कितने पद होते हैं। तो समास में मैं बात करता हूँ तो दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। जैसे रसोई के लिए घर, मैंने विग्रह किया हुआ है रसोई के लिए घर। रसोई यहाँ पहला या पूर्व पद है, घर यहाँ पे कैसा दूसरा या हम लोग कह सकते हैं उत्तर पद है। पूर्व पद और उत्तर पद ये समास में दो पद होते हैं, ये चीज़ नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, रसोई के लिए घर ये संबंध तत्पुरुष है या फिर संप्रदान तत्पुरुष है? के लिए आ गया ना, के लिए संप्रदान तत्पुरुष है। हाथ कड़ी या हाथों के लिए कड़ी, कितने पद हो गए? पहला पद हाथ, दूसरा पद कड़ी, है ना। ये यानी ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया, और इसका समास रूप हो गया हथकड़ी। नील और कमल ये पूर्व पद, ये वाला उत्तर पद, है ना। नील और कमल तो नील कमल कर्मधारय समास। राजपुत्र राजा का पुत्र, राजा पहला पद हो गया, पुत्र दूसरा पद हो गया। यह राजा पूर्व पद, पुत्र उत्तर पद, और ये हो गया संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत पहले जाएगा। आगे बढ़ते, सामसिक शब्द ये क्या होता है? तो समास के नियमों से निर्मित शब्द सामसिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह जो होते हैं या परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। तो आपसे पूछेगा विभक्ति चिन्ह इनको क्या कहा जाता है? जो विभक्ति चिन्ह कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है परसर्ग। याद रखना ये चीज, या कारक चिन्ह या कारक प्रतीक, ये याद रखना। राजा का पुत्र, तो इसे हमने देखा सामसिक शब्द कौन सा है? सामसिक शब्द ये है का, है ना। तो समास के नियमों से निर्मित सामसिक शब्द कहलाता है। इस पद का लोप भी हो जाता है ना। या जो विभक्ति है ना समास होने के बाद वो गायब हो जाती है। कैसे? राजा का पुत्र यहाँ पे सामसिक पद है, लेकिन राजपुत्र यहाँ गायब हो गया ये, तो राजा का पुत्र। विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम, जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ना कारक के, उनका दूसरा नाम परसर्ग भी होता है, कहते हैं ना कारक परसर्ग। याद रखना ये चीज। अब थोड़ा समझते हैं समास विग्रह क्या होता है दोस्त। विग्रह का मतलब होता है लड़ाई करना या अलग होना, है ना। समास विग्रह जब कोई चीज अलग हो गई हो। तो देखिए सामसिक शब्दों के बीच जो समास के शब्द होते हैं, सामसिक शब्द, उनके बीच संबंधों को स्पष्ट करना कि कौन सा संबंध है, काका है, के लिए है, को है, कौन सा है। तो ये संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है दोस्त, याद रखना। विग्रह के पश्चात सामसिक शब्दों का लोप हो जाता है। जब विग्रह हो जाता है ना और समास रूप धारण किया जाता है, शब्द का समास का रूप धारण कर लेता है, तो वो जो शब्द है सामसिक जो शब्द है ना, वो लोप हो जाता है। परस्पर अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है, इसलिए मैंने ग्रीन बेल्ट में डाल दिया ये, है ना। परस्पर अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे राजपुत्र देखेंगे, राजपुत्र एक समास का शब्द है, लेकिन राज प्लस पुत्र, राज प्लस पुत्र ये पहला पद, ये दूसरा पद, और इसका विग्रह करेंगे राजा का पुत्र। ये सामसिक शब्द यहाँ पे राजा का वर्ड सामसिक शब्द है, और ये विग्रह हुआ भी है राजा का पुत्र। ये विग्रह कर दिया किसका? राजपुत्र का। पहले राजपुत्र ऐसे तोड़ा, फिर लास्ट में भी सामसिक शब्द लगाना है ना हमको, तो राजा का पुत्र हो जाएगा ये। अब ये जो का वर्ड है ये इन दोनों के बीच क्या स्पष्ट कर रहा है? संबंध स्पष्ट कर रहा है का वर्ड, राजा का पुत्र। तो ये संबंध कारक और संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत चला जाएगा, याद रखना। आगे समास के भेद कौन कौन से होते हैं
इंपॉर्टेंट है। तो समास के भेद दोस्त होते हैं 6, है ना, याद रखना। इसकी ट्रिक भी बना रखी है, साम से। साम से मतलब समास, साम से का मतलब दोस्त समास होगा यहाँ पे, ठीक है ना। शाम से का मतलब दोस्त समास होगा यहाँ पे। शाम से अब तक दुईदू चल रही है, जैसे पाकिस्तान से चलती रहती है ना हमारी, भाई शाम से चल रही है दुईदू, तो शाम से अब तक दुईदू चल रही है। तो अब तक में ऐसे अव्ययी भाव समास, वैसे बहुब्रीहि समास, शाम से अब तक, तैसे तत्पुरुष, कैसे कर्मधारय, द्वि से आप लोग द्विगु कह सकते हैं या द्वंद्व कह सकते हैं, और इस वाले आप लोग द्विदु से आप लोग दिगु कह सकते हो या फिर द्वंद्व, है ना। आगे पीछे आप लोग किसी को भी कर सकते हो। तो शाम से अब तक द्विदु चल रही है, शाम से अब तक द्विदु चल रही है, ऐसे आप लोग इसे स्पष्ट कर सकते हैं। और अब आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई भी दे गई होगी ट्रिक, शाम से अब तक द्विदु चल रही है भैया पाकिस्तान से, है ना। तो याद रखना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल चुका है ना। ए की वैल्यू अव्ययी भाव समास, बै की वैल्यू बहुब्रीहि, तय की वैल्यू तत्पुरुष, कै की कर्मधारय, द्वि की द्वंद्व समास, और ये जो द्वि जो है द्विदु, ये दिगु समास है, याद रखना, है ना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें थोड़ा सा आगे पदों की प्रधानता के आधार पर देख लो किसमें कौन सा पद प्रधान होना है, यहाँ क्वेश्चन भी बन जाता है। तो देखिए, जो अव्ययी भाव समास होता है जिसमें उपसर्ग की कंडीशन आती है, अव्यय पद मिलता है, एक जैसे शब्द रिपीट होते हैं, इसमें आपका पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। उत्तर पद यानी कि बाद वाला या दूसरा पद प्रधान किसमें होता है, तो तत्पुरुष समास में होता है, कर्मधारय समास में होता है, द्विगु समास में होता है, याद रखना ये चीज। दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, तो दोनों पद द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता, याद रखना। दोनों पद अप्रधान अर्थात जहां पे कोई तीसरा ही पद प्रधान रहता है, दोनों पद अप्रधान किसमें रहते हैं, ये होता है बहुब्रीहि समास। तो बहु दूसरे घर से आती है, इसलिए घर के लोगों की प्रधानी खत्म कर देती है, तो दोनों पद अप्रधान होते हैं बहुब्रीहि समास में। इसमें कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है, लाइक एस दशानन, इशारा कर देगा रावण की तरफ, याद रख रहे चीज, ठीक है ना भैया। तो पदों की प्रधानता के आधार पे आप लोगों ने वर्गीकरण भी देख लिया। अब एक नोट पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, संस्कृत में दिगु तथा कर्मधारय को अलग माना गया है, संस्कृत में दिगु और कर्मधारय को, लेकिन हिंदी में इसकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत की जाती है ना। कर्मधारय और दिगु की जो चर्चा है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत की जाती है, लेकिन संस्कृत में इन दोनों को अलग अलग माना गया है, कोई चीज इससे मैटर नहीं करती। चलिए, पदों की प्रधानता के आधार पे वर्गीकरण। पदों की प्रधानता देखिए, सबसे पहले हम लोग बताएंगे, दो खंड होते हैं, एक होता है प्रधान और एक होता है किसका। देखिए, तो ये जो वाक्य होता है इसके दो खंड होते हैं, एक तो होता है प्रधान खंड जिसे हम लोग मुख्य भाग भी कह सकते हैं, और यह वाक्य का मुख्य भाग भी कह सकते हैं। तो देखिए, जिस भाग या खंड पर अर्थ का मुख्य या बल या जोर पड़ता हो, मुख्य रूप से, है ना, प्रधान रूप से जोर पड़ता है, वह प्रधान खंड होता है वाक्य में। अच्छा, गौड़ का मतलब होता है सामान्य खंड, सिंपल, वाक्य का सामान्य भाग होता है। जिस भाग या खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे गौड़ या सामान्य खंड भी कहा जाता है, डेफिनेशन भी पूछ सकता है। अगर भाई मुख्य बल पड़ेगा ना, मुख्य वर्ड लगा हुआ है तो मुख्य भाग है, प्रधान है, याद रखना। गौड़ या सामान्य बल पड़ा तो सामान्य का मतलब गौड़ है, तो याद रखना गौड़ और सामान्य सिंपल है, आराम से पकड़ जाओगे, कोई बात नहीं है। अब बढ़ते हैं, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। विशेषण विशेष्य को तो आप लोग जानते हैं, विशेष्य का मतलब होता है कर्ता, है ना, सर्वनाम, कर्ता सर्वनाम, है ना, संज्ञा इत्यादि। अब यहां मैं बात करता हूं उपमान की, कि उपमान क्या होता है। उपमान, उपरमान, देखिए, जिससे किसी की तुलना, जिससे किसी की उपमा की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मुख चंद्रमा है, मुख चंद्र है, मुख चंद्र है। अब मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो जिससे किसी की उपमा की जाती है, अर्थात मुख क्या है यहाँ पे, उपमान है। अच्छा, जिसकी उपमा या तुलना की जाती है ना, तो यहाँ जिसकी उपमा, देखिए अब यहाँ मैं थोड़ा सा इस लाइन को दोबारा से बोलने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं इस लाइन को गलत बोल गया जरा, थोड़ा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मुख चंद्र है, मुख चंद्र है। अच्छा, मुख की कल्पना करिए चंद्रमा से, तो भाई जिससे किसी की उपमा की जाती है, किससे की गई है मुख की उपमा, चंद्रमा से। तो यहां देखिए उपमा या उपमान क्या होता है, तो उपमा या उपमान क्या होता है, तो देखिए ये आपका यही होगा चंद्र। क्यों?
क्योंकि जिससे किसी की उपमा या तुलना की जाती है, मुख की तुलना की गई है चंद्र से, क्योंकि मुख चंद्र है। अच्छा, जिसकी उपमा की गई है तो किसकी उपमा की गई है? मुख्य वर्ड की, है ना। तो ये यहाँ पे उपमेय का काम कौन कर रहा है? मुख्य। और उपमान का काम कौन कर रहा है? चंद्र। सिंपल, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। पहला डाल दीजिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, तो देखिए इसमें सिंपल ही लिखा हुआ है अवयवी, यानी अव्ययवर्ण लिखा हुआ है। सिंपल अव्यय, अव्यय के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन सा? देखिए, तो अगर मैं पूछूं अव्यय के भेद कितने होते हैं? अव्यय के भेद होते हैं 4। एक होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। दूसरी चीज, मुख्य भेद पूछे अव्यय के तो वो होते हैं 3, क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय के मुख्य भेदों में नहीं आता। किशोरीदास वाजपेयी ने अव्यय के कितने भेद माने हैं? 5। उन्होंने निपात को भी अव्यय का भेद माना है। ये लाइन भी आप लोग चाहो तो लिख लेना। दूसरी चीज यहाँ पे है परिभाषा, इस समास में अव्ययी भाव जो समास होता है, पहला पद प्रधान होता है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को लिखवा चुका हूं, और सामसिक पद या समस्त पद अव्यय होता है। तो अव्यय अव्यय होता है, उपसर्ग मिलेगा आपको शुरू में, निपात मिलेगा और पुनरावर्ती जैसी कंडीशन इसमें ही आएंगी। इस समास की एक पहचान होती है, इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं चेंज होता, बदलता नहीं है इसका, ना तो लिंग में बदलेगा, ना ही वचन में, ना ही कारक में। यानी इसका जो अव्यय भाग होगा शुरुआत वाला वो बदलेगा नहीं, ना लिंग में, ना वचन में, ना कारक में, यानी बदलेगा नहीं किसी में भी। याद रखना, इसमें अव्यय पद देखने को मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा, निपात मिलेगा और पुनरावर्ती जैसी कंडीशन देखने को आपको मिलेंगी अव्ययी भाव समास में। आगे बढ़ता हूं, शॉर्ट में मैं आप लोगों को लिखवाना चाहूंगा नोट में, पूर्व पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, और उत्तर पद अप्रधान होता है। तो ये पूछ लेगा किस समास का उत्तर पद अप्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास भी होता है, और भी कई सारे पद हैं। संस्कृत से कौन कौन से लिए गए हैं, जरा उस पर एक लाइन नजर डाल लो जरा। संस्कृत से यथाशक्ति, आपसे पूछेगा यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यथावर्ण कैसा है? यथाशक्ति या शक्ति के अनुसार बोल सकते हैं, लेकिन यथावर्ण अव्यय है, याद रखना। यथाशीघ्र, यथास्थान, है ना, स्थान के अनुसार, यथास्थान, यथाक्रम, आजीवन, आजीवन, आ प्लस जीवन, आ क्या है? आ एक उपसर्ग है। याव जीवन, याव, याव कैसा वर्ड है? अव्यय। आ जन्म, आ कैसा वर्ड है? आ प्लस जन, आ उपसर्ग है। देखो ध्यान से देखना, कृपा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस वर्ष, प्रति प्लस सप्ताह, प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस अक्ष, परोक्ष, है ना। चलो आगे, निर्विध, निसंकोच, निहि संकोच, निहि उपसर्ग है, निर्भय, अनुरूप, अनुकूल, संघर्ष, है ना, याद रखना, सानंद, संपलीक, सपरिवार, मृत्यु पर्यंत, नियम अनुसार, दिन प्रतिदिन, याद रखना, दिन प्रतिदिन। तो ये सभी कैसे हैं? संस्कृत से लिए गए हैं, अव्यय और उपसर्गों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है ना, याद रखने ये चीज, और निपात से मिलकर बने हुए हैं। तो ये आपके अव्ययी भाव समास में जाएंगे। अच्छा, हिंदी से कौन कौन सा लिया गया है? हिंदी के भी उपसर्ग हैं। हिंदी के कितने हैं भैया? हिंदी के हैं आपके 10 और 13, ये ऑप्शन मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ तो संस्कृत की, तो संस्कृत के 22 हैं। उर्दू फारसी के 19 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग वे होते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में होता है। हिंदी से क्या क्या देखिए, अनजाने, अन प्लस जाने, बेखटके, निधड़क, निडर, एकाएक, धीरे धीरे, आमने सामने, धड़ाधड़, धड़ाधड़ पूछ लिया है, धमाधम, रात भर, दिन भर, दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, एक जैसे शब्द हैं, दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, हाथों हाथ, बीचों बीच, आप ही आप, कोठे कोठे, धीरे धीरे, बार बार, पल पल, घर घर, भरसक, पहले पहल, है ना, एक बारगी और दोबारा। ये शब्द जो है ये कैसे शब्द हैं? अव्यय शब्द है ना, अविकारी शब्द हैं, उपसर्ग से मिलकर बने हुए हैं। तो ये आपके अव्ययी भाव समास में जाएंगे। एग्जाम्पल ही आपको ध्यान से देखना, एग्जाम्पल ही फंस जाएगा, सॉरी। देखिए उर्दू से जो लिया गया जरा ध्यान से देखना, बेशक।
आपसे पूछेगा बेशक कौन सा समास है, बेशक, बे प्लस शक, बे होता है उपसर्ग, किसका, उर्दू का। दरअसल, साल व साल, बखूबी, हर रोज, ये सभी कौन से हैं, अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अव्ययी भाव खतरनाक है थोड़ा सा, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, उदाहरण मेरे पास बहुत सारे हैं, क्वेश्चन की औकात नहीं कि जो इस वीडियो को काट जाए। यथाशक्ति में कौन सा है, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास है, यथा प्लस शक्ति। यथाक्रम अव्ययी भाव समास है ना, आप लोग चाहो तो ये भी लिख लेना, क्रम के अनुसार, है ना। यथा नियम, आपसे पूछेगा यथा नियम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, यथा प्लस नियम, है ना। यथा वर्ड कैसा है, अव्यय यानी कि नियम के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, प्रतिदिन को कैसे तोड़ा है, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, तो प्रति उपसर्ग हो गया, प्रति प्लस दिन, अव्ययी भाव समास। प्रतिवर्ष, आजन्म, यथा साध्य, यथा प्लस साध्य, जितना साधा जा सके, इसका अर्थ होता है। धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़ की आवाज के साथ, तो धड़ाधड़ एक जैसे शब्द हैं, धड़ और धड़, धड़ा और धड़, याद रखना। घर घर, है ना, रातों रात, ये सब कैसे समास हैं, अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। आमरण, आमरण का मतलब होता है मृत्यु तक, आ प्लस मरण, तो आमरण हो गया। यथा काम हो गया, यानी कि यथा काम का मतलब होता है इच्छानुसार। भर पेट में अव्ययी भाव समास। अनुरूप, अनु उपसर्ग हो गया, अनु प्लस रूप। प्रतिमान, आजन्म, यथाशीघ्र, भागम भाग, एक जैसा, जल्दी के अनुसार है, भागम भाग। आकंठ, आ उपसर्ग, यथा समय, यथा संभव, बेफायदा, बिना फायदे के, है ना, बेफायदा, बे उपसर्ग होता है। आगे सरासर, सरासर नाइंसाफी, है ना, तो सरासर एक सिर से दूसरे सिर तक, सरासर भी पूछा हुआ है, अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे, क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है, जब क्रिया विशेषण है तो अव्यय है, इसलिए तो धीरे धीरे का मतलब होता है धीमा। यथा रुचि, उपकूल, याव जीवन इंपॉर्टेंट है, जब तक जीवन है, याव वर्ड जो होता है अव्यय वर्ड होता है। आमरण, आ प्लस मरण, यानी मरने तक, मृत्यु तक। बेशर्म कहीं का, तो बिना शर्म का, ये भी कैसा है, ये भी आपका उपसर्ग है। पल पल, एक जैसे शब्द। यथोचित, यानी कि मुनासिब है जो, है ना। आजीवन, तो जीवन भर, ये सब अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल है। और देख लो जरा, थोड़ा समय लगेगा पर क्लियर हो जाएगा, यहीं से मिल जाएगा। व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब था बिना अर्थ के, है ना, व्यर्थ में अव्ययी भाव समास। मन मना, एक जैसे शब्द है, यानी मन के अनुसार। बेकाम में उपसर्ग शामिल है। परोक्ष का मतलब होता है अक्षी के परे, याद रखना, अक्षी के परे। निर्भय, बिना भय का, यही है निर्भय, याद रखो, निसंदेह। बेनाम, बेशक, प्रत्यक्ष, यथार्थ, यथार्थ का मतलब होता है अर्थानुसार, याद रखो, है ना, यथार्थ। प्रत्यंग, प्रत्युपकार, उपकार के प्रति, सभी में अव्ययी भाव समास है। आ गया ये बेकाम, बेकाम का मतलब था बिना काम का, बे उपसर्ग हो गया। बेलगाम, बिना लगाम का, है ना, रात भर यानी पूरी रात। अनजाने, तो अन उपसर्ग होता है, अन प्लस जाने, याद रखना ये चीज। बेखटके, भरपूर, प्रतिवर्ष, है ना, यथा नाम, यानी नाम के अनुसार, अव्ययी भाव समास। प्रतिफल, प्रतिपल, प्रति सप्ताह, हर घड़ी, घड़ी घड़ी, पल पल, है ना। निडर, बिना डर के, सब अव्ययी भाव समास। आगे प्रतिमास, प्रतिमास का मतलब प्रत्येक मास। प्रति उपसर्ग हो गया। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। घड़ी घड़ी, है ना, हर घड़ी भी बोल सकता है, घड़ी घड़ी भी बोल सकता है। साफ साफ, सहसा, सहसा का मतलब होता है एकदम से, तो सहसा कैसा वर्ड होता है, सहसा होता है अव्यय वर्ड। यथामति, यानी मति के अनुसार। ज्ञानार्थ, यानी ज्ञान के लिए, याद रखना, ज्ञानार्थ इंपॉर्टेंट है ये भी। सेवार्थ, सेवार्थ यानी सेवा के लिए, सभी के सभी अव्यय वर्ड हैं। आगे आकारण, आकारण यानी बिना कारण के, तो अकारण, याद रखना। धड़ाधड़, बेईमान, तो बे प्लस ईमान या ईमान के बिना। निश्चिंत, यानी चिंता के बिना। सशर्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, शर्त के सहित, याद रखो, ये अव्ययी भाव समास। निष्पाप, लापरवाह, है ना, निष्पाप, ये यहाँ पे है। सम्मान, ससम्मान, यानी सम्मान के साथ, ससम्मान कह सकते, ससम्मान। सफल, बाअदब, है ना, याद रखो, बाइज्जत, ये सब अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। यथा स्थान, यथा स्थान, यथा क्रम या क्रम के अनुसार। यथा अवसर, यथा योग, याद रखो। निर्जन, निर्जन का मतलब निर्जन, बिना जन या मनुष्य के, जनों का अभाव, है ना। निर्मिक्ष, यानी मक्षी के अभाव, मक्षी, मक्षिक के अभाव, निर्मिक्ष, ये भी याद रखना, निर से बनेगा। समुद्र, आ उपसर्ग शामिल है।
अपाद मस्तक, याद रखना, पाद या पैर से मस्तक तक, है ना, अपाद मस्तक। व्यर्थ, बेकाम, मनमना, प्रत्युपकार और बेशर्म सभी अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। चाहो तो आराम से लिखो, वरना 1 से 2 बार देख लेना, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ एक नोट पॉइंट आपको करा देता हूं जरा। देखिए, यदि किसी सामसिक पद में कोई पद संख्यावाची शब्द हो और द्वितीय पद या तो किसी नदी का नाम हो या द्वितीय पद मुनि शब्द हो, या तो कोई नदी का नाम आ जाए और पहला पद यदि संख्यावाची, तो हमने पढ़ा है कि संख्यावाची जो होता है, संख्यावाची, है ना, संख्यावाची वो जाता है दिगु में, लेकिन पहला पद संख्यावाची हो, यदि किसी मुनि का नाम आ जाए, यहां पे लिखा हुआ है, यदि किसी नदी का नाम आ जाए या फिर किसी मुनि शब्द का नाम आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो दिगु समास ना मानकर, है ना, दिगु समास ना मानकर अव्ययी भाव समास माना जाता है। ये पॉइंट नोट कर लेना। मैं आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा उदाहरण से समझा के चलूंगा आपको। देखिए, जैसे आया द्वियमुन, आपसे पूछेगा द्वियमुन में कौन सा समास है, तो द्वि देख के आप लोग दिगु मत लगा देना, गलत हो जाएगा भाई। यानी 2 यमुनाओं का समाहार होता है। अगर किसी नदी का नाम आया है तो अव्ययी भाव समास है। पंचगंग, गंग मतलब गंगा नदी, तो 5 गंगाओं का समाहार होता है, गंग आया है, अव्ययी भाव समास है। द्विमुनि, 2 मुनियों का समाहार होता है, 2 मुनियों का समूह होता है। अगर इससे वर्ड बनता है, मुनि वर्ड आता है या किसी नदी का नाम आता है गिनती के साथ में, तो वहां पे द्विगु समास नहीं होता, अव्ययी भाव समास होता है। या त्रिमुनि, 3 मुनियों का समाहार। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। अगला पॉइंट डाल दीजिए, बहुब्रीहि समास। बहु, बहु कहाँ से आती है, बाहर से, या बहु ब्याह होगा तो भाई ससुराल से आएगी, यानी कि कहीं तीसरे घर से आएगी बहु, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। तो इस बहुब्रीहि समास की पहचान है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा ही पद प्रधान होता है, क्योंकि बहु आगे प्रधान ही करती है बाहर से, है ना। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद को बनाते हैं, है ना, वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर आपको क्या मिलेगा, है ना, तो तीसरा पद प्रधान मिलेगा बहुब्रीहि समास में। अब जब आप लोग विग्रह करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे वाला मिलेगा, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, है ना, आदि शब्द आपको विग्रह करने पर बीच में आते हुए दिखाई देंगे, जिसका भी दिखाई देगा, याद रखना, है ना, बहुब्रीहि समास आएगा। जैसे कि जलज, अब जलज, जल से जो उत्पन्न है, जो वर्ड मिल गया, या जल से जो जन्मा है ना, जल से जन्म है जिसका, तो जलज, जलज वर्ड। अब जल से जन्म किसका, कमल का। तो यहां किसी तीसरे की तरफ इशारा होता है बहुब्रीहि समास में। दोनों पद मिलकर, उत्तर पद और पूर्व पद, ये किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, याद रखना, बहुब्रीहि समास में। और विग्रह जब करोगे तो ये पॉइंट मिलेंगे, वाला, है, जो, जिसका, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, आदि, ये शब्द, और है पहले लिखा हुआ ये उधर। उदाहरण डाल दो, जलज, तो जलज का मतलब जल से उत्पन्न, जल से उत्पन्न कौन है, कमल। तो जलज में कौन सा, अव्ययी भाव समास। सहस्रास्त्र, है ना, सहस्रास्त्र, इसका मतलब होता है सहस्त्र है आंखें जिसकी, तो सहस्त्र आंखें जिसकी किसके लिए बोलते थे, इंद्र के लिए। आगे कुसुमाकर, कुसुमाकर में पूछ लेगा कौन सा समास है, वह जिसके कुसुम के सर हैं, कुसुमाकर, है ना, कुसुमासर भी बोल सकता है ये, है ना, कुसुमाकर, याद लिखा या लिखा हुआ होगा कुसुमासर, है ना, कुसुमासर, यानी कुसुम से सर हैं जिसके, कुसुमाकर भी ठीक है। कामदेव, याद रखना, कामदेव के थे ऐसे। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी आप लोग कह सकते हैं, है ना। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, तो चक्र, चक्र किसके हाथ में था, विष्णु जी, याद रखना। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर में जिसके, अर्थात भगवान शिव, सब बहुब्रीहि समास। वज्रांग, वज्र है अंग में जिसके, वज्र है पाणी में जिसके, अर्थात इंद्र, क्योंकि वज्र जो है इंद्र का ही मतलब अस्त्र है, याद रखना ये चीज, है ना। चलिए, गजानन, गज के समान आनन, या गज है आनन जिसका, गज है आनन जिसका, तो किसके लिए बोलते थे, गणेश, लंबोदर, विनायक, वक्रतुंड, है ना, सभी गणेश के लिए, और सभी में बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी।
नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, दो जगह जाएगा नीलकंठ, है ना, दो जगह जाएगा नीलकंठ। कहाँ कहाँ, नील वर्ड क्या होता है भाई, नीला, नीला है जिसका कंठ। अब ये जो नीला है ये आपका होता है विशेषण, है ना, तो ये विशेषता बता रहा है कंठ की, इसलिए इसमें कर्मधारय समास भी है। लेकिन कर्मधारय समास बाद में है, पहले इसमें बहुब्रीहि समास, और प्रत्येक पद कर्मधारय बाद में अगर ऐसी कंडीशन आती है तो बहुब्रीहि को आपको प्रायिकता दे देनी है। अगर दोनों ही ऑप्शन में आते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि, और आपसे पूछता है नीलकंठ में कौन सा समास है, तो वहां आप लोग बहुब्रीहि समास सेट करिएगा, ठीक है, चाहे क्वेश्चन गलत हो जाए, डजेंट मैटर। विश्वामित्र, विश्वामित्र का मतलब विश्व का मित्र, अर्थात एक ऋषि का नाम है। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर का मतलब पेट जिसका, गणेश। 10 मुख, दशानन, 10 शीश, 10 कंध, तो सब किसके, रावण, सब रावण के घोतक हैं, इसलिए बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी, तीसरे की तरफ इशारा। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, है ना, या पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण जी, याद रखो। चक्रधर, चक्र धारण करे हुए कौन, विष्णु जी, चक्रधर में बहुब्रीहि समास। वीणा है पानी में जिसके, अर्थात हाथ में जिसकी, सरस्वती जी। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र वाली, है ना, आपसे पूछ सकता है श्वेत वस्त्र वाली कौन, सरस्वती, तो याद रखना। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी थी, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। घनश्याम, घन के समान है जो श्याम, तो घनश्याम यानी श्री कृष्ण, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। चलो, मृत्युंजय, तो मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीत किसने लिया, शिव जी ने जीत लिया, तो मृत्युंजय तीसरे की तरफ इशारा कर गया, इसलिए ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। घनश्याम, याद रखना, घन मतलब बादल, बादल से तुलना हुई है, तो आप लोग इसमें कर्मधारय भी लगा सकते हैं, लेकिन कर्मधारय बाद में है, पहले इसमें बहुब्रीहि है। आगे निशाचर, निशा अर्थात रात में विचरण करने वाले कौन, राक्षस लोग, इशारा कर दिया तीसरे की तरफ। गिरिधर, गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाला कृष्ण। पंकज, पंक मतलब कीचड़, कीचड़ से जो पैदा हुआ है उसका मतलब होता है कमल, बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात भगवान शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला, आप लोग विष को धारण करने वाला कह सकते हैं भगवान शंकर जी या फिर सर्प, है ना, तीसरे की तरफ ही सारा जाएगा। शूल पाणी, शूल है पानी में जिसके, अर्थात दुर्गा माँ, या आप लोग भगवान शंकर भी कह सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में भी शूल ही है, याद रखना, कोई सा भी हो डजंट मैटर, जाएगा बहुब्रीहि समास में ही, तीसरे की ओर इशारा करेगा। अंशुमाली, अंशु का मतलब किरण, जिसकी माला अंशु अर्थात किरणें हैं, कौन देता है अंशुमाली किरणें, सूर्य, याद रखना अंशुमाली, है ना। कमल नयन, कमल है या कमल के समान है नयन जिसके, इसमें कर्मधारय समास भी है, लेकिन कमल नयन किसके लिए बोलते थे, भगवान विष्णु के लिए, पहले इसमें बहुब्रीहि है, बाद में कर्मधारय है, याद ना, देखो इसमें लिखा हुआ इसमें कर्मधारय भी है। गजानन, गज के समान आनन या मुख वाला गणेश। गिरिधारी, जिसने गिरी को धारण कर रखा है, पर्वत को धारण कर रखा, अथवा भगवान कृष्ण। घनश्याम, जो घन के समान श्याम है कृष्ण जी। चतुर्मुख, 4 मुख किसके थे, ब्रह्मा के, देखिए कहीं पे पंचमुख मिल रहा है, कहीं पे चतुर्मुख मिल रहा है, लेकिन कर रहा है तीसरे की तरफ ही सारा, याद रखना। दिगंबर, जिसका अंबर अर्थात वस्त्र दिशाएं हैं, तो दिगंबर किसके लिए बोलते हैं, तो दिगंबर शायद मुझे, हाँ दिगंबर सही है, सही है, पीतांबर बोलते हैं कृष्ण जी के लिए, तो अंबर जिनके वस्त्र या दशाएं हैं, दिशाएं हैं, वो शंकर जी हैं, दिगंबर। नीलकंठ भगवान शंकर, और कर्मधारय समास बहुब्रीहि समास के साथ में। पतझड़, जिसमें झड़ते हैं पत्ते, एक विशेष ऋतु की तरफ इशारा है, पतझड़। 12 सींगा पूछा हुआ है, 12 सींगा बहुब्रीहि समास, जिसके 12 सींग हैं, एक प्रकार का विशेष प्रकार का हिरण होता है ये। महेश, जो महान है ईश, है ना, महेश के लिए जो ईश महान है, ईश्वर जो महान है, अर्थात शंकर जी, महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, याद रखना ये चीज। मेघनाद, जिसका नाद अर्थात गर्जन मेघ के समान हो, रावण का पुत्र था मेघनाद। षडानन, सड़े से मुख बना के रखता था ना कार्तिकेय, तो जिसके सट अर्थात 6 आनन या मुख हैं, तो ये कार्तिकेय की तरफ इशारा है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। आशुतोष, तो आशु अर्थात शीघ्र, है ना, हो जाता है जिसे संतोष, तो आशुतोष अर्थात भगवान शंकर जी। आशुतोष किसकी तरफ इशारा गया, भगवान शंकर। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात भगवान शिव जी। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ा में जिसके, अर्थात ये भी भगवान शिव जी।
उमेश, उमा, उमा मतलब पार्वती, पार्वती के जो ईश हैं अर्थात भगवान शंकर जी, है ना, ये सब बहुब्रीहि समास। शाखा मृग, शाखा पर दौड़ता है जो मृग अर्थात बंदर की तरफ इशारा है। वक्रोदर, वक्र है उदर जिसका, है ना, वक्र मतलब चौड़ा, ऐसा कह सकते हैं आप लोग, वक्रोदर, है ना, तो वक्र है उदर या चौड़ा जिसका, तो गणेश जी के लिए। दिनेश, दिन है ईश जो, है ना, दिन है ईश जो, भगवान जो अर्थात सूर्य है। अजात शत्रु, नहीं पैदा हुआ जो शत्रु जिसका, तो कोई व्यक्ति हो सकता है अजात शत्रु, इसलिए अजात शत्रु को भी रखा जाता है बहुब्रीहि समास में। आगे चौलडी, चार है लड़िया जिसकी, अर्थात चौलडी माड़ा में भी चला जाएगा और ये चौड़ली जो है मतलब चौलडी जो है ये आपका द्विगु समास की ओर भी चला जाएगा, दोनों ही ये यहाँ पे पहुंच जाएंगी। धनंजय, वह धन जो पृथ्वी, है ना, भौतिक संपदा आदि का जय करता हो, तो धनंजय ये बोलते थे अर्जुन के लिए, पर्यायवाची भी है अर्जुन का, है ना भैया, क्लियर। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बहुब्रीहि समास से कंप्लीट हो गया। यहां से देखिए, जब दो समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण शब्द बन जाता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। याद रखना ये चीज भी, जब दो शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द को विशेषण बना देते हैं या विशेषता बता देते हैं, दो शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द के समान बनके, है ना, वे एक विशेषता प्रकट कर देते हैं, बहुब्रीहि समास हो जाता है वहां पे, है ना। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है, दोनों पद अप्रधान। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां कौन सा होता है, तो कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, बहुब्रीहि समास ही होता है दोस्त। आगे आ जाइए तत्पुरुष समास। तो देखिए इसमें पुरुष वर्ड लगा हुआ है ना बाद में, तो इसमें आप लोग मान लेना पुरुष, पुरुष प्रधान, तत् कैसा है, सिंपल वर्ड है, पुरुष बाद में लगा हुआ है, तो इसमें आप लोग मान के चलिएगा दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष में। तत्पुरुष समास क्या होता है जरा समझिए। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़ अर्थात सामान्य होता है, वही बात मैंने बोली थी, पहला पद सामान्य होता है, उत्तर पद विशेष्य, विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा सर्वनाम या कर्ता, ठीक है। तो पहला जो पद होगा गौड़ अर्थात सामान्य आएगा, और पुरुष मैंने आपको पहचान बता दी, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है क्योंकि पुरुष, पुरुष लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, तत् प्लस पुरुष ऐसे, है ना। तो उत्तर पद विशेष्य, है ना, याद रखना, ये जो पहला पद होता है गौड़ सामान्य होता है, उत्तर पद विशेष्य जिसमें संज्ञा सर्वनाम कर्ता हो सकते हैं, होने के कारण प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है दोस्त, ठीक है ना। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यह कारक से जुड़ा हुआ समास होता है, इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाले को समास के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें कारक की 6 विभक्ति आती हैं, इसमें कारक की 6, वैसे कारक के भेद होते हैं 8, है ना। कौन कौन सी विभक्ति नहीं आती, एक तो कर्ता कारक की विभक्ति नहीं आती, और एक भैया इसमें आपके संबोधन कारक की विभक्ति नहीं आती, संबोधन कारक यानी अलर्ट वाले की विभक्ति नहीं आती है ना। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। याद रखना, आपसे पूछ सकता है जिस समास के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दो प्रकार से बनाया जाता है, आप लोगों के लिए इतना जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है कि कौन कौन से प्रकार से बनता है, बस इतना जानना जरूरी है कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार से बनता है, 2 प्रकार से, इतना ही जान लो बहुत है। जैसे यहाँ पर हम लोग समझ के चलते हैं स्नान के लिए ग्रह, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, स्नान ग्रह। स्नान ग्रह में कौन सा समास है, तत्पुरुष, यानी स्नान ये नहाने के लिए एक ग्रह, है ना। युद्ध क्षेत्र, तो ऐसे मत कह देना युद्ध के लिए क्षेत्र, अब युद्ध के लिए क्षेत्र बनाया जाएगा कोई नहीं, युद्ध का क्षेत्र है भैया, तो युद्ध का क्षेत्र, याद रखना संबंध तत्पुरुष हो गया। शरणागत, शरण में आया हुआ, अधिकरण तत्पुरुष हो गया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अलगाव की बात हो गई, अपादान कारक हो गया, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म को, है ना, याद रखना ये चीज। चलो, माखन को चुराने वाला, को चुराने वाला, माखन चोर बोलते हैं, तो माखन चोर, गगन चुंबी, इनमें तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, आपसे पूछेगा देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, यानी देश के लिए भक्ति, याद रखना। राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र, संबंध तत्पुरुष आ गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया के लिए। शहर से आगत अर्थात शहरागत, ये गलत लिखा हुआ है, शहरागत होगा, शहर आ गैत, शहरागत, है ना, इस प्रकार से। राह खर्च, यानी राह के लिए खर्च, दिया है राह के लिए खर्च, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। तुलसीदास द्वारा कृत,
तो तुलसीदास, कर्ता ने करम, और से या के द्वारा भी इसी में आएगा, याद रखना ये चीज। राजा का महल तो राजमहल हो गया। राजा का कुमार, राजकुमार, राजकुमार में तत्पुरुष समास है। धर्मा ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, है ना, ये भी है ना का आया है, कैसा है, संबंध तत्पुरुष है। रचना करने वाला, ये भी वाला वाली किस में आते हैं, ये संबंध में आते हैं, तो रचना करने वाला भी संबंध तत्पुरुष है। जलमग्न, जल में मग्न, अधिकरण तत्पुरुष हो गया, लेकिन है तत्पुरुष ही। चलिए तत्पुरुष के भेद पढ़ लेते हैं जरा फटाफट से। देखिए वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं विभक्ति के अनुसार, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबंध मतलब संबोधन 2 भेदों को लुप्त रखा गया है, इसलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो आपसे पूछेगा विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद 6 है ना, लेकिन तत्पुरुष समास के जो वाक्य बनते हैं मैंने आपको बताया था 2 प्रकार से बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कारक विभक्तियों के अनुसार देखूँ तो 6 हो जाते हैं। देखिए सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है भैया कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष, जहां आपको को विभक्ति बीच में देखने को मिलेगी। करण तत्पुरुष, यंत्र साधन की बात होगी, से और द्वारा वर्ड मिलेगा। संप्रदान तत्पुरुष में सदा के लिए कोई चीज दान दे दी जाएगी, के लिए मिलेगा। अपादान तत्पुरुष में से और अलगाव की बात होगी। संबंध तत्पुरुष काकी के, रारी रे, नानी ने, साल मतलब सासी से, वाली वाले, है ना, वाले इत्यादि आएंगे। और अधिकरण तत्पुरुष में मैं, पर, के, भीतर, के, ऊपर इत्यादि, के, पहले, के, बाद इत्यादि जैसी कंडीशन आपकी अधिकरण तत्पुरुष में बनेगी। आप लोग को नोट्स बनाने हैं तो बना सकते हैं रोक के, है ना। कर्ता कारक में संबोधन कारक इसमें नहीं आता। सबसे पहला नंबर डाल दीजिए कर्म तत्पुरुष, है ना। कर्म तत्पुरुष होता क्या है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसमें सभी पद जो होंगे उत्तर पद प्रधान होंगे, क्योंकि पुरुष जो होता है ना, पुरुष दूसरा पद होता है इसमें तत्पुरुष में, तो सभी में उत्तर पद प्रधान होगा। इसमें 2 जो पद होंगे उनके बीच कर्म कारक की विभक्ति कौन सी छुपी हुई होगी, केवल शॉर्ट में लिखो को विभक्ति छुपी हुई होगी, है ना। तो कर्म कारक का चिन्ह इसमें को होता है। अब को कर्म कारक की विभक्ति भी इसे कहा जाता है और इसलिए इसे कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत दोस्त रखा जाता है। तो इसकी सिंपल पहचान, जब आप लोग विग्रह करोगे तो विग्रह करने पर कोपर टूटेगा, और जो कोपर टूटेगा तो वो आपका कर्म तत्पुरुष होगा। सिंपल में आप लोग इतना लिख सकते हैं, जैसे कि रथ चालक, तो रथ चालक आप लोग कहेंगे रथ के लिए चालक नहीं, रथ को चलाने वाला। अब रथ को चलाने वाला इसमें कौन सा आया, कर्ता ने कर्म को, है ना, रथ को चलाने वाला, याद रखना ये चीज। तो ये आपका एग्जाम्पल किस में गया, कर्ता ने कर्म को, है ना। ग्रामागत, ग्राम से आगत, है ना भाई, ग्रामगत, ग्रामागत या ग्राम को गत, ग्राम से आगत होता, ये वो बोलता ग्रामागत, है ना। ग्राम आगत, आगत होता, है ना, तो ये ग्रामागत, तो ग्राम को गत, ये ग्राम को गया है, याद रखना ये चीज। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, याद रखनो, है ना। वन गमन, वन को गमन, मनोहर, मन को हरने वाला। ग्रह आगत, घर को आगत। जेब कतरा, तो जेब को कतरा, याद रखो। मुंह को तोड़, स्वर्ग को प्राप्त। देश को गत, जन को प्रिय। मरणासन, मरण को आसन या मरने को आसन। ग्रह को कट, याद रख, ग्रह कट, गृह को कट, है ना। कुंभकार, ग्रहागत। कट फोड़वा यानी कंठ को फोड़ने वाला, कंठ फोड़वा, है ना, ऐसे याद रखो, कट को फोड़वा। शत्रुघ्न यानी शत्रु को, है ना, घन नाश करने वाला, है ना। यहाँ पे गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला। मनोहर, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। कट खोदवा, मोक्ष को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ये सभी जो होंगे कर्म तत्पुरुष के एग्जाम्पल होंगे, है ना। अब आप लोग इसकी आराम से विग्रह इसका करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउटफुल मीनिंग मिलता है तो आप लोग इसे प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, तो कोई डाउटफुल इसमें अगर आपको लगता है तो उसे आप लोग नेट से भी सर्च करके सिंपल में सॉल्व कर सकते हैं, है ना भैया। इतना ज़्यादा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल इकट्ठे किए हैं, तो मुझे थोड़ा समय या थोड़ी असावधानी इसमें हो सकती है एक आध क्वेश्चन की कोई, है ना भाई। करण तत्पुरुष देखिए, करण से, है ना, तीर से मारा था ना करण, तो यंत्र इत्यादि जैसी बात हो सकती है। तो देखिए जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें 2 पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा, से या के द्वारा, है ना, तो से या के द्वारा आपको देखने के लिए इसमें मिलेगा। सिंपल मैं इतनी डेफिनेशन ना करा के आपको बस यही कराऊंगा। करण कारक में आप लोग डायरेक्ट लिखिए, करण कारक की पहचान के या मतलब के द्वारा
या से। सिंपल, इतना आप लोग छोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसके जो आप लोग देखेंगे इस सामसिक जो पद मिलेंगे ना कर्म करण कारक के, उसमें से और के द्वारा ये विभक्ति चिन्ह आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस सिंपल इतना लिखो। जैसे कि यहां पे आ गया स्व, ये लिखा हुआ है स्वरचित, स्वरचित या स्वयं द्वारा रचित ऐसे बोल सकते हैं, है ना, करण कारक है। मन चाहा, मन से चाहा, है ना। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूख मरी, भूख से मरी। प्रकाश युक्त, बाणाहत। रेखांकित, रेखा से अंकित ऐसे। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। पद दलित, पद से दलित। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। जल सिक्त, जल से सिक्त। धनहीन, बाणाहत। ज्वर से ग्रस्त, मद से अंधा, मदांध। रस से भरा, आचार से कुशल। भयाकुल, भया से आकुल, आंखों से देखी, है ना। तुलसी द्वारा कृत। रोगातुर यानी रोगातुर ऐसे बोल सकते हैं, रोग के द्वारा आतुर। पर्ण कुटीर, है ना, ऐसे सोच सकते हैं। कर्मवीर, रक्त रंजित पूछ सकता है, रक्त से रंजित। जलाभिषेक, जल से अभिषेक। रोग से ग्रस्त, गुण युक्त। अंधकार युक्त, मद शून्य, मद से शून्य। दंड से पीड़ित, श्रम से साध्य। प्रेम से सिक्त, दुख से हर्त मतलब दुखार्थ, दुख से पीड़ित। श्रम जीवित, श्रम जीवी या श्रम से जीवी या श्रम के द्वारा जीवी। हस्त से लिखित या हस्त द्वारा लिखित। भाव से पूर्ण, पद से दलित, रोग पीड़ित इत्यादि। नेत्रहीन विवादित क्वेश्चन है, इसमें अपादान व्याकरण दोनों तत्पुरुष समास आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बाई ऑप्शन एक ही आपको मिलेगा। अगला डाल दीजिए संप्रदान तत्पुरुष और इस पहचान को मारिए गोली। बस संप्रदान तत्पुरुष के लिए आप लोग लिखिए सदा के लिए दान और के लिए की कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। इतना आप लोग लिखना चाहो लिख लो, ना तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे विद्यालय, आपसे पूछा विद्यालय में कौन सा तत्पुरुष है और विद्यालय में कौन सा समास है, तो आप लोग कहेंगे विद्यालय में तत्पुरुष समास है। विद्या के लिए आल्य, तो के लिए आल्य, तो के लिए की विभक्ति संप्रदान। रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम के लिए गृह, है ना। गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोग के लिए शाला। देश के लिए भक्ति। स्नान के लिए घर। सत्य के लिए आग्रह। डाक के लिए गाढ़ी, डाक की गाढ़ी नहीं, डाक के लिए गाढ़ी। यज्ञ के लिए शाला। देवों के लिए आल्य, है ना। देवोल्य, देवों के लिए आल्य, है ना, याद रखना। गौशाला, गौ के लिए शाला। युद्ध के लिए भूमि, है ना भाई, याद रखना। युद्ध के लिए भूमि या युद्ध की भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, युद्ध भूमि। हाँ चलो इस एग्जाम्पल को आप लोग चेक कर लीजिएगा, युद्ध भूमि में कौन सा समास है। युद्ध भूमि, है ना। संप्रदान तत्पुरुष, युद्ध के लिए भूमि या युद्ध की भूमि, युद्ध की भूमि नहीं, ये युद्ध के लिए भूमि, है ना। थोड़ा डाउटफुल है ये एग्जाम्पल। युद्ध, हाँ युद्ध का क्षेत्र था वो, युद्ध के लिए क्षेत्र नहीं होगा, युद्ध का क्षेत्र था। तो ठीक है ठीक है ठीक है, ये एग्जाम्पल इसी में जाएगा। और एक बार क्रॉस चेक मान लीजिएगा। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। धर्म के लिए शाला। पुस्तक के लिए आल्य। राह के लिए खर्च। परीक्षा के लिए भवन। हवन के लिए सामग्री। नववर्ष उपहार, नववर्ष के लिए उपहार। शिवापण यानी शिव के लिए अर्पण। लोगों के लिए हितकारी। विधान सभा के लिए भवन या विधान के लिए भवन। माल के लिए गोदाम। बालों या बाला के लिए अमृत। राह के लिए खर्च। तो ये सभी संप्रदान के एग्जाम्पल है। अगर किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा। भाई इतने सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं तो कोई डाउटफुल इधर से उधर हो सकता है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट होता है तो बिल्कुल क्रॉस चेक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान यानी से अलगाव की बात, जैसे काम चोर, दूर हटेगा इसमें चीज़, इसमें कोई चीज़ अलग होगी दूसरे से, आराम से समझ में आ जाएगा। काम चोर यानी काम से जी चुराने वाला, अब काम से अलग हो रही है ना बात। दूर आगत यानी दूर से आगत, है ना भाई। रण विमुख, रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, अलग हो रही है बात। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश से निकाला। पथ से भ्रष्ट। जन्म से रोगी, जन्म से रोगी, जन्म से रोगी अलगाव। रोग से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। कर्महीन, कर्म से हीन। वन रहित, वन से रहित। अन्न से हीन। अब एक चीज और मैं आपकी क्लियर कर देता हूं, जैसे इसका भी विभक्ति चिन्ह से है
और करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है। तो कभी ऐसी कंडीशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी कि आप लोगों को अपादान और करण दोनों ही एक प्रकार से ऑप्शन में देखने को मिल जाए। इतनी ज़्यादा डाउटफुल वो चीज़ नहीं बनाएगा आपके लिए। सिंपल आप लोग कभी ये ना सोचें कि भाई करण और जो आपका अपादान है अगर एक साथ आ जाते तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, दोनों ऑप्शन अलग अलग ही आएंगे। एक ही ऑप्शन इनमें से आएगा। जैसे देश निकाला, इतना पूछा, देश से निकाला, अपादान तत्पुरुष है, याद रखना ये चीज। अब देश से निकाला, अब आप लोग कहेंगे किसी यंत्र से तो निकाला नहीं है, तो ये करण कारक यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन अगर कैसी कंडीशन कभी बनती है तो बिल्कुल दोनों अलग अलग ही रखे जाएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। जलहीन, गुणहीन, फलहीन, बुद्धिहीन, ऋण मुक्त, सेवा मुक्त, गुणहीन, धनहीन, धर्मभ्रष्ट, है ना, पद च्युत, पद से हटाया हुआ, विदेशागत, विदेश से आया हुआ, जन्म रोगी, ईश्वरीय विमुख, ईश्वर से विमुख, अलग हो गया, लोकोत्तर यानी लोगों के लिए उत्तर या लोगों से, अलगाव की बात है, लोगोत्तर, लोगों से उत्तर, स्थान से च्युत या स्थान से हटाया हुआ, ऋण से मुक्त, प्रेम से रिक्त, है ना, पाप से मुक्त और पद से हटाया हुआ। ये से और अलगाव की बात है, इतना ज़्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। संबंध में काकी के रारी रे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। सिंपल में आप लोग याद रखिए, काकी के रारी रे, नानी नाने, है ना, नानी ने, है ना, सासी से, वाली वाले इत्यादि। जैसे कि आगे राजा का पुत्र, सिंपल पता लग जाएगा, राजा का पुत्र, संबंध तत्पुरुष। गंगा का जल, गंगा जल, है ना, दुर्वा दल, दुर्व का दल, याद रखना। आम वृक्ष, आम का वृक्ष, संबंध तत्पुरुष। जल धारा, जल की धारा, कीवर्ड आ गया। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। श्रद्ध कर्ण यानी श्रद्धा के कर्ण, याद रखो। सुख योग, सुख का योग, का की के से बन रहा है। राजनीति, राजा की नीति। राजकुमारी, राजा की कुमारी। देव पूजा, देव की पूजा। लोकतंत्र या लोक का तंत्र, लोक का तंत्र, है ना, ये शब्द का की के से बन रहे हैं, इसलिए ये कैसे हैं, ये आपके संबंध तत्पुरुष में जाएंगे, है ना। देश रक्षा, देश की रक्षा, याद रखना। शिवालय, शिव का आलय, है ना भाई, याद रखना शिवालय। और एक था देवालय, है ना भाई, तो देवों के लिए आलय है वो, और शिवालय शिव का आलय है, याद रखना ये चीज, है ना। सीमा रेखा, सीमा की रेखा। कार्यकर्ता, कार्य का कर्ता। सेनापति, सेना का पति, है ना। जलयान, जल का यान। कन्यादान, तो कन्या के लिए दान नहीं, कन्या का दान, याद रखना ये चीज, है ना। सेनापति तो सेना का पति। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। आनंद आश्रम, आनंद का आश्रम। नगर सेवक, नगर सेठ, राजमाता। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। पराधीन, पर अधीन, दूसरे पर अधीन, है ना। कन्यादान, जलयान, सभी में जो एग्जाम्पल रहेगा संबंध तत्पुरुष का रहेगा। इसके अलावा विद्यालय, चंद्र प्रकाश, जलधारा, श्रम दान, त्रिपुरारी, है ना भाई, वीर कन्या, प्रेम उपासक, चरित्र चित्रण, ग्राम उद्धार आदि जो होंगे ये शब्द आपके संबंध तत्पुरुष में भी जाएंगे। कुछ ऐसे भी रहेंगे जो संबंध के साथ साथ किसी और में भी जाएंगे, लेकिन कंडीशन ऐसी बनेगी कि आप लोग आसानी से पहचान लेंगे। आप लोग विद्यालय वर्ड को लेकर कंफ्यूज होंगे। विद्या के लिए आल्य, बिल्कुल सही है आपकी बात, है ना। तो विद्या का आल्य भी होता है, संबंध भी होता है और संप्रदान भी होता है, लेकिन ऑप्शन एक ही मिलेगा यार। आप लोग इतना ज़्यादा बिल्कुल भी डाउटफुल मत होइएगा, आपको ऑप्शन ऐसा मिलेगा आप लोग आसानी से पहचान पाएंगे। वो इतनी ज़्यादा आपके लिए दुविधा उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि एक समास के जो पद हैं जरूरी नहीं है वो एक में ही रहेंगे, वो एक से ज़्यादा में भी जाते हैं, है ना। एक से ज़्यादा आप लोग कहेंगे बिल्कुल फिक्स कर दो जी, बिल्कुल फिक्स नहीं हो सकते, ये एक से ज़्यादा में जाते हैं। जैसे नीलकंठ है, अब नीलकंठ कर्मधारय में भी जाता है, बहुव्रीहि में भी जाता है। तो जो समास के पद होते हैं वो जरूरी नहीं है एक ही में रहेंगे, एक से ज़्यादा में भी जाते हैं। लेकिन जब अंदर तक जाएगा ना इसके क्वेश्चन के अंतर्गत, आपसे पूछेगा आत्मनिर्भर में कौन सा समास है, आत्म पर निर्भर, तो आप लोग कहेंगे तत्पुरुष समास है। लेकिन इसके भीतर जाएगा तो इतनी ज़्यादा दुविधा आपके लिए नहीं बनाएगा। तो अधिकार में है तो इसमें मैं, पर, के, भीतर, के, ऊपर इत्यादि जैसी कंडीशन आप लोगों को बीच में देखने के मिलेंगी। अधिकार, अधिकार तो मैं, पर, भीतर, ऊपर इत्यादि जैसी कंडीशन। जैसे नर श्रेष्ठ, तोड़ना आना चाहिए, नरों में श्रेष्ठ, मैं वर्ड। आत्मनिर्भर, आत्म अपने ऊपर निर्भर। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास यानी आत्मा पर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास। दानवीर, दान देने में वीर। दीन दयाल, दीनों पर दयाल। वनवास, वन में वास, सब में अधिकरण। कार्य कुशल तो कार्य में कुशल, सब में अधिकरण तत्पुरुष आएगा।
आचार निपुण, तो आचार में निपुण, याद रखना आचार में निपुण। जलमग्न, जल में मग्न, सब में अधिकरण। सिर दर्द, सिर में दर्द। कला कुशल, कला में कुशल। शरणागत, शरण में आगत, है ना, शरणागत और भी जगह था, याद रखना। चलो, आप बीती, आप पर बीती। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। नगर वास, नगर में वास। क्षण भंगुर, क्षण में भंगुर। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, है ना। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। रणधीर, रण में धीर, याद रखो ये चीज, है ना। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। धर्मवीर, धर्म में वीर। क्षत्रिय अधम, क्षत्रियों में अधम अर्थात नीच। रणसूर, रण में सूर। शोक मग्न, शोक में मग्न। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। इतनी ज़्यादा आपके लिए कन्फ्यूजन वो क्रिएट नहीं करेगा, इतना मत सोचिए आप लोग। इसमें खंड नकारात्मक आता है, किसमें, नया तत्पुरुष जो होता है इसमें नकारात्मक खंड आता है। इसमें न की बात होती है ना, इसमें न की बात होती है। इसमें न जो आता है ए अथवा अन के लिए, या जो न के अर्थ में ए अथवा अन है वो आते हैं न तत्पुरुष में। इसमें पहला खंड नकारात्मक अर्थात न उपसर्ग वाला होता है ना। जिस समास में न के अर्थ में ए और, है ना, ए और अन्न का प्रयोग हो जाए न तत्पुरुष कहलाता है। सिंपल है, आराम से उदाहरण से समझ जाओगे। जब किसी सामसिक पद में प्रथम पद के रूप में ए अन, है ना, ये आधा अन है और ये पूरा अन है, न या ना उपसर्ग से जुड़े हुए हों, तो ये उपसर्ग पद को विलोप शब्द में परिवर्तित करते रहे हैं और वहाँ नया तत्पुरुष समास हो जाता है। नया तत्पुरुष समास के सामसिक पद का विग्रह करते समय उपसर्ग को हटाकर न जोड़ दिया जाता है, न जोड़ दिया जाता है उपसर्ग को हटा के, है ना। तो ये कंडीशन बनेगी ए अन अन न और ना उपसर्ग इसमें जुड़ा हो मिलेगा। एग्जाम्पल से समझो, समझ में आएगा। नया तत्पुरुष समास के उदाहरण क्या है, जैसे मैंने बोला अज्ञान में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ए ज्ञान, ये जो ए है वो किसका काम कर रहा है यहाँ पे, न का। तो यही तो कहा है ना, जो न का अर्थ होगा वो ए या अन के अर्थ में आएगा। अन उपयोगी, ऐसे तोड़ो न उपयोगी, तो ए किसका काम कर रहा है या अन किसका काम कर रहा है, न का, ऐसी कंडीशन। अनहोनी, तो न होनी, तो देखो अन का मतलब ना होनी, होनी का मतलब होनी, होने वाला, और ये अन वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब अनहोनी, अनहोनी का मतलब कोई ऐसी बात जो मतलब विचाराधीन हो। नास्तिक, नास्तिक का मतलब जो ईश्वर विश्वास ना करे अर्थात आस्तिक ना, तो न का काम कर रहा है यहाँ पे ना। ना भी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, न, और ए और अन किसका काम करेंगे, न का। नालायक यानी जो लायक नहीं है, तो न लायक, तो नालायक ना का काम न लायक, याद रखो। अविवेकी अर्थात जिसके अंदर विवेक ना हो, विवेक ना, तो अविवेकी बोल सकते हो। अन्य उदाहरण अनादि, अन्याय, नास्तिक, निर्बल, निर्दोष, अनपढ़, अछूता, अनिष्ट, असभ्य, न सभ्य बोलते हैं जिसे। अनंत में न अंत, अभाव में न भाव, असंभव में न संभव इत्यादि हैं। तो पूछ लेगा असंभव में कौन सा है, तो असंभव का मतलब न संभव, न तत्पुरुष है। अभाव, अभाव, है ना, न भाव, अभाव का मतलब होता है किसी का भाव ना हो, तो ये न तत्पुरुष है, जहां पे न की वॉइस निकलेगी नकारात्मकता आएगी, है ना। तत्पुरुष समास के ही दो और भेद हैं जो अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कर्मधारय और द्विगु समास भी आते हैं। पहले डाल दीजिए कर्मधारय समास, है ना। तो देखिए इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण शब्द और विशेष्य उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का जो संबंध देखने को मिलता है किस समास में, कर्मधारय समास में। कर्म, कर्म है जो, तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आपका जो कर्म है, याद रखना, कर्म है जो, तो विग्रह करने पर है जो पर टूटे, याद रखना, या के समान पर टूटे। इसमें पहले विशेषण आता है तथा बाद में विशेष्य होता है कर्मधारय में। विग्रह करने पर है जो और के समान पर टूटता है कर्मधारय समास में। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करूंगा। उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। उपमान होता है जिससे किसी की उपमा या तुलना की जाती है, उपमान होता है। उपमेय जिसकी उपमा अर्थात तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, याद रखना ये चीज, ठीक है, बता दिया पहले ही। अब इसमें देखिए चरण कमल, तो चरण कमल में कौन सा समास है, चरण के समान कमल, है ना। चरण क्या है, तो चरण वर्ड आप लोग कह सकते हैं कि विशेषण विशेष्य वाला है, उपमेय उपमान है। तो यहां पे देखिए चरण कमल या चरण के समान कमल, तो चरणों की तुलना किससे की गई है, कमल से, उपमेय उपमान का संबंध है। नील गगन, नीला है जो गगन, नील गगन। पीतांबर, पीत है जो अंबर। लाल मणि, लाल है जो मणि,
याद रखना, महात्मा महान है जो आत्मा, एक तो है जो पे टूट रही है और एक के समान पे, याद रखना। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, यानी चंद्रमा की कल्पना मुख से की है। देहलता, देह रूपी लता। महादेव, तो महान है जो देव, कर्मधारय भी है। नवयुवक, नव कैसा वर्ड है, विशेषण, नया, नव है नया है जो युवक। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर, याद रखना। प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय, ऐसे भी बोल सकता है, प्राणों से अधिक है जो प्रिय। अधमरा, आधा है जो मरा। नीलकंठ कर्मधारय भी है बहुब्रीय भी है, पहले बहुब्रीय बाद में कर्मधारय है। नीला है जो कंठ। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो है जो पे टूट रहा सब कुछ। नरसिंह, नरों में सिंह के समान या शेर के समान, नरों में सिंह के समान। कनकलता, कनक सी लता, कनक मतलब सोने सी लता, याद रखो। परमानंद, परम है जो आनंद। कमल नयन, ये विष्णु का भी है ना, कमल नयन, याद रखना, ये बहुब्रीहि भी है इसमें, कमल के समान नयन, है ना। सज्जन, सत्य है जो जन, याद रखना। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला वर्ड क्या है, विशेषण वर्ड है, विशेषता बता रहा कमल की। नर सिंह, नर में सिंह, याद रखो। गुरुदेव, श्वेत पत्र, परमानंद, महाजन, चरम सीमा, सतसंगति, नील आकाश, महर्षि, महापुरुष, नराधम, परमेश्वर, पीताम्बर, महाकाव्य, महोत्सव, सन्मार्ग और नीलोत्पल, ये सभी कर्मधारय समास के एग्जाम्पल। नीला है जो उत्पल, तो सिंपल है, इसमें पहला वर्ड जो होता है वो विशेषण वर्ड होता है, दूसरा विशेष्य, उपमेय उपमान का संबंध कर्मधारय समास में देखने को मिलता है। आगे बढ़ जाइए, अगला द्विगु समास को कवर करते हैं फटाफट से। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसकी पहचान होती है। इसे हम लोग कैसे पकड़ते हैं, द्विगु, यानी द्वि मतलब दो, गिनती आ गई इसमें, है ना। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है जो संख्या किसी समूह को दर्शाती है ना। ये जो संख्या होती है किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं दर्शाती है। इस समूह और समाहार, यानी इसमें समूह और समाहार का बोध होता है ना। इसमें कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची हो जाता है, पूर्व पद तो होता है, उत्तर पद भी कभी कभी हो जाता है, ये कभी कंडीशन बनती है, लेकिन पूर्व पद इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपसे पूछेगा किस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु में। ये नवग्रह एग्जाम्पल देखिए, 9 ग्रहों का समूह, नवग्रह, गिनती मिली, ठीक है। द्विगु समास में एक और आप लोग चीज जोड़िए, इस द्विगु समास में 1 से लेकर 9 तक की गिनती, और किसी डिजिट के पीछे यदि 0 आता है, 1 से 9 तक की गिनती द्विगु समास, यदि किसी के अंत में 0 आता है, जैसे 10 बोल दे, 70 बोल दे इत्यादि जैसी कंडीशन, ये द्विगु में आती है। अगर आपसे पूछे 46 में कौन सा समास है, ये आ ले ई से, अगर आपसे पूछे 46 में कौन सा समास है, तो वहां पे आप लोग द्वंद्व समास लगाइएगा, द्वंद्व। मैं आपको सिंपल क्लियर कर देता हूं, केवल और केवल द्विगु समास में 1 से 9 तक की गिनती जाएंगी, और जिसके पीछे 0 होगी वो जाएगी, बाद बाकी सभी गिनती द्वंद्व समास में जाती हैं। क्लियर, ये लाइन लिख लेना, ठीक है। आपसे पूछ लेगा नवग्रह, तो ये 9 तक की गिनती में है, ठीक है, द्विगु समास। दोपहर, 2 पहरों का समूह, 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 तक की गिनती। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। सभी में गिनती जो है 1 से 9 के पीरियड की है। अगर 0, 1 से 9 और 0 इसके साथ साथ में कोई और आता है, तो आप लोग मान के चलिएगा वो आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। शताब्दी, शताब्दी कैसे लिखता है भाई, शताब्दी लिखता ऐसे, सेंचुरी, 0 आ रहा है, कौन सा समास है 0 आ रहा है, द्विगु समास। अगर आपसे बोलता ये 97, तो 97 बोलता तो द्वंद्व समास लगा देते। पंसेरी, 1 से 9 तक में आ रहा है, 5 शेरों का समूह। सतसई, 700 पदों, अब 700 कैसे लिखते हैं, ऐसे बिल्कुल। चौगुनी, 4 गुनी, 4 की संख्या है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह, सब में द्विगु समास है, याद रखो ये चीज। आगे नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह, बिल्कुल, या 9 रात्रों का समाहार, बिल्कुल क्लियर हो सकता है, 9 तक की गिनती में है। अठन्नी, 8 आनों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। 3 कोणों का समूह, त्रिकोण में पूछ लेगा, सप्तऋषि में, अठन्नी में, सब में द्विगु। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। दुमाता, 2 माताएं, द्विमाता, बिल्कुल। त्रियुगी, 3 युगों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का
पंचपात्र 5 पात्रों का, है ना, दुसूती 2 सूतों का, है ना, पंच प्रमाण 5 प्रमाणों का, पंच हतंड 5 हतंड 5 की गिनती आई, है ना। ये पाप पुण्य बिल्कुल इसमें नहीं जाएगा, ये द्वंद्व समास में होता है, पाप पुण्य को आप लोग हटा दीजिएगा। क्लियर कर रहा हूं एक बार फिर से लाइन, 1 से 9 तक के अंक और जिसके पीछे 0 होती है वो द्विगु होता है, बाद बाकी सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत जाते हैं, है ना भाई। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ काट के दे रहा हूँ, ये वाली भला बुरा थोड़ा बहुत ये सभी गलत एग्जाम्पल मुझसे यहाँ पे टाइप हो गए, ये मत आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। क्लियर। पंचवटी 5 वट, चौराहा सप्तऋषि, चतुर्भुज 4 भुजाओं का, है ना, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, है ना, याद रखना ये चीज़, है ना भाई। और चौराहा भी बोल सकता है, सप्ताह अष्ट सिद्धि, याद रखो, षटकोण 6 कोण, सप्तसती, चतुर्वर्ण, अष्टपदी, त्रिलोकी, नवरत्न, सबकी गिनती कितने से नीचे है? 9 से नीचे है। अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है 11 है, 11 में कौन सा समास है, तो आप लोग लगाइएगा द्वंद्व समास है भैया। क्लियर। चलो जी, द्वंद्व समास। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, तो द्वंद्व समास ऐसे लिखा जाता है, तो ये भी प्रधान ये भी प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौड़ या सामान्य रूप नहीं होता, ये दोनों पद मिलकर एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है ना। विलोम वाली बात हर समय नहीं होती, तब क्या इस्तेमाल होगा, या तो अथवा आएगा, या और आएगा, या आएगा, या फिर ये एवं आएगा, इसे द्वंद्व समास कहा जाएगा, दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे कि जल वायु, जल और वायु, जल और वायु, देखो और मिल गया इसमें, है ना, जल अलग है वायु अलग है। अपना पराया योजक चिन्ह की पहचान और होती है इसमें आप लोगों को योजक चिन्ह भी देखने को मिलता है बीच में, है ना, जरूरी नहीं है योजक चिन्ह ही देखने को मिले, ऐसे तो दिनों दिन रातों रात अगर अव्ययी भाव के समास देखोगे उसमें भी योजक चिन्ह मिल जाएगा आपको देखने के लिए, तो इसकी पहचान होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये भी आप लोगों को जो 3 तरीके बता रहा हूँ ये भी फॉलो होने चाहिए फिर, है ना, योजक चिन्ह के साथ साथ इनको भी फॉलो कर लेना, एग्जाम्पल गलत नहीं होगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य और पे, है ना, द्वंद्व समास। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, द्वंद्व समास। गुण दोष, गुण और दोष, देश विदेश, देश और विदेश, द्वंद्व समास। अमीर गरीब, देखो 2 विपरीतार्थक हैं, इतना तो है, विलोम शब्द है, एक देश दूसरा विदेश, नर नारी, राधा कृष्ण, पाप पुण्य, सब विलोम शब्द में आ रहे हैं, और जरूरी नहीं है विलोम शब्द ही होंगे। नदी नाले, नदी और नाले, विग्रह कर लेना फिर। धन दौलत, धन और दौलत, याद रखो, अब ये धन और दौलत एक जैसी बात आ गई है तो, लेकिन योजक चिन्ह से है, तोड़ा तो और पर टूटा। सुख दुख, सुख और दुख, कभी विलोम होगा कभी नहीं होगा, आगे पीछे, आगे और पीछे, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, है ना, आग पानी, आग और पानी, मार पीट, मार और पीट, देखो एक जैसे है मार और पीट, है ना, लेकिन योजक चिन्ह विग्रह कर रहे हैं और पर टूट रहा है। ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म, दिन रात, दिन और रात, माता पिता, माता और पिता, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, आग पानी, ये सभी में द्वंद्व समास है। आगे और देखिए थोड़ा सा, भाई बहन, भाई और बहन, राम और कृष्ण, राम कृष्ण, अमीर और गरीब, अमीर गरीब में द्वंद्व, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, दाल रोटी, दाल और रोटी, आहार निद्रा, आहार और निद्रा, हाथ पाँव, हाथ और पाँव, बेटा बेटी, तो बेटा बेटी देख लो यहाँ पे, बेटा और बेटी, गाय बैल, गाय और बैल, माँ बाप, माँ और बाप। और भी रह गए क्या कछू, हाँ ये रह गए जी, घास फूस, घास और फूस, राम लक्ष्मण, कभी योजक चिन्ह नहीं देगा बीच में, देखो राम लक्ष्मण योजक चिन्ह नहीं है, राम और लक्ष्मण, राम कृष्ण योजक चिन्ह नहीं है इसमें। पित्रो, माता और पिता के लिए बोलते हैं पित्रो, है ना भाई, पित्रो। लव कुश, लव और कुश, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, शिवा या शिव पार्वती, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, धनुर और बाण, तो कभी योजक चिन्ह बीच में नहीं मिलेगा, कभी योजक चिन्ह का इंतजार करते रहो। हरि शंकर, हरि और शंकर, ये कंडीशन सारे की सारी इसमें बनेगी। ये समास आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। तत्पुरुष समास में आप लोगों को ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, ओरल ही आप लोगों से मौखिक ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।